लॉर्ड रिचर्ड क्राफ्ट नामक आदमी को एक पुराना नक्शा मिलता है। उस नक्शे से उसे एक रहस्यमयी आइलैंड के बारे में पता चलता है। रिचर्ड अपनी बेटी लारा को लंदन में छोड़ देता है और खुद उस रहस्यमय आइलैंड को खोजने निकल पड़ता है। 7 साल बीत जाते हैं। लारा अब बड़ी हो चुकी है, लेकिन उसके पिता वापस नहीं लौटे। अब वो MMA फाइटर बन गई है। एक फाइट के दौरान उसकी विरोधी उस पर भारी पड़ती है और लारा को हार माननी पड़ती है। पिता के जाने के बाद लारा छोटी मोटी नौकरियां करके अपना गुजारा करती है। एक दिन उसके पिता की पुरानी बिजनेस पार्टनर एना उससे मिलने आती है। एना कहती है कि लारा को पैसों की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसके पिता बहुत कुछ छोड़ कर गए हैं। लेकिन लारा को अपने पिता की संपत्ति नहीं चाहिए थी। उसके लिए रिचर्ड की यादें ही सब कुछ थीं। एना उसे समझाती है, अगर तुम पेपर साइन नहीं करोगी तो रिचर्ड को कानूनी तौर पर मरा हुआ नहीं माना जाएगा और फिर उसकी सारी संपत्ति बिक जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उसी रात लारा अपने पिता की यादों में खो जाती है। उसे वो नेकलेस याद आता है जो रिचर्ड ने जाते वक्त उसे दिया था। उन्होंने कहा था, अगर इसे पकड़कर किसी को याद करोगी तो उसे महसूस होगा कि कोई उसे याद कर रहा है। अगले दिन लारा अपने पिता की कंपनी क्राफ्ट होल्डिंग्स में जाती है ताकि पेपर साइन कर सके। लेकिन साइन करने से पहले एक वकील उसे एक रहस्यमयी पजल बॉक्स देता है, कालाकुरी। लारा उसे सुलझाती है। उसके अंदर से एक चिट्ठी और चाबी निकलती है। चिट्ठी में लिखा होता है, मेरी आखिरी जगह का पहला शब्द। लारा समझ जाती है कि ये उसके पिता की कब्र की बात हो रही है। वो कब्र पर जाती है। वहाँ रिचर्ड नाम का पहला अक्षर R दबाती है। वहाँ एक छुपा हुआ लॉक खुलता है। चाबी लगाकर दरवाजा खोलने पर एक गुप्त कमरा मिलता है, रिचर्ड का सीक्रेट ऑफिस। वहाँ उसे फेक पासपोर्ट्स, पुराने दस्तावेज और एक कैमरा मिलता है। कैमरे में रिचर्ड का रिकॉर्डेड मैसेज होता है। रिचर्ड बताता है कि उसकी पत्नी की मौत के बाद वो टूट गया था और हिमिको प्रोजेक्ट पर काम करने लगा। उसे लगता था कि वो अपनी पत्नी से फिर मिल सकता है। रिचर्ड चाहता था कि लारा उसकी रिसर्च को जला दे ताकि वो गलत हाथों में न पड़े, लेकिन लारा उसे जलाने के बजाय पढ़ने लगती है। उसे हिमिको और उस आइलैंड यामाटाई के बारे में पता चलता है। दरअसल जापान की रानी हिमिको काले जादू में माहिर थी। उसकी ताकतें इतनी खतरनाक थीं कि वो पूरे देश को तबाह करने पर उतर आई। देश को बचाने के लिए कुछ जनरल्स ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने रानी को हराकर एक सुनसान आइलैंड पर कैद कर दिया, एक ऐसी जगह जहां से कोई वापस नहीं आता था। लारा को यह भी पता चलता है कि उसका पिता किस कैप्टन के साथ यामाटाई जा रहा था। तब लारा अपना नेकलेस बेचती है और जो पैसे मिलते हैं उससे वो हांगकांग निकल पड़ती है अपने पिता की खोज में। लारा हांगकांग की गलियों में अपने पिता के बताए जहाज को ढूंढ रही थी। तभी कुछ लड़कों ने मदद का बहाना किया और उसका बैग छीनकर भाग गए। लारा बिना समय गवाए उनके पीछे दौड़ी। लड़के एक बोट पर चढ़ गए जो चलने लगी। लारा मार्केट के रास्ते भागते हुए उस बोट तक पहुंची और जैसे ही लड़के उतरे उसने एक को पकड़ लिया। वो लड़का चाकू निकालकर लारा को डराने लगा, लेकिन लारा फुर्ती से बच निकली। तभी उसे दूर से एक जहाज दिखाई दिया, द इंड्योरेंस, जिसे वो ढूंढ रही थी। लेकिन उन लड़कों ने फिर से लारा को घेर लिया। तभी जहाज से एक गोली चली। ये गोली जहाज के कैप्टन लू रेन ने चलाई थी। लड़के डरकर भाग गए। लू ने लारा को भी तुरंत वहां से जाने को कहा, लेकिन लू नशे में था और बात करते करते जहाज से नीचे गिर गया। लारा ने पानी डालकर लू को होश में लाया और अपने पिता का लेटर दिखाया। लू ने बताया कि उसके पिता का नाम भी लू ही था और शायद रिचर्ड ने उसी से बात की हो। फिर उसने बताया कि उसका पिता भी गायब है, यानी लारा और लू दोनों के पिता एक ही मिशन पर गए थे। लारा ने अपने पिता की डायरी में कुछ कोड देखे जो किसी खास जगह का पता बताते थे। लू ने अंदाजा लगाया कि वो कोड घड़ी की सुइयों जैसे हैं। जब लारा ने मैप पर निशान लगाया तो पता चला कि हिमिको का आइलैंड बहुत खतरनाक जगह पर है। लू ने मना किया, लेकिन जब उसने अपने पिता की एक पुरानी तस्वीर देखी तो वो सोच में पड़ गया। लारा ने कहा कि उसने पिछली रात जुए में पैसे हारे हैं और उसे पैसे का लालच देकर लारा ने उसे मना लिया। अब दोनों ने यामाताई आइलैंड के लिए सफर शुरू किया। रास्ते में लारा ने डायरी पढ़ी। उसे पता चला कि हिमिको को एक दरवाजे के पीछे कैद किया गया था और रिचर्ड को उसे खोलने का तरीका मिल गया था, लेकिन रास्ता बहुत कठिन था। इस मिशन पर एक खतरनाक संगठन भी नजर रखे हुए था, ऑर्डर ऑफ ट्रिनिटी, जो दुनिया पर राज करना चाहता था। रिचर्ड को डर था कि अगर हिमिको की शक्ति गलत हाथों में गई तो बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। एक रात तेज तूफान आ गया। लू जहाज संभाल नहीं पा रहा था। लारा ब्रिज पर पहुंची। उन्होंने देखा कि आइलैंड बहुत पास था, लेकिन बड़ी बड़ी लहरें जहाज को डगमगा रही थीं। लू ने कहा, यहां से निकलो, लेकिन लारा अपने केबिन में गई ताकि अपने पिता की डायरी ले सके। तभी जहाज एक चट्टान से टकरा गया और लारा पानी में गिर गई। तूफान ने लारा और लू को अलग कर दिया। लारा किसी तरह बहती हुई आइलैंड के किनारे तक पहुंची। उसने देखा कि वहां पहले से कुछ लोग मौजूद हैं।
तभी किसी ने पीछे से उस पर वार किया और लारा बेहोश हो गई। जब लारा की आंख खुली, वो एक टेंट में थी। उसके सामने एक आदमी बैठा था, मैथियस वोगल। उसने कहा, तुम्हारी ही तरह मेरी भी एक बेटी है। उसने बताया कि वो इस आइलैंड से तभी जा सकता है जब उसका काम पूरा हो जाए। लारा ने अपना बैग देखा तो पता चला कि उसकी डायरी अब मैथियस के पास है। उसने बताया कि रिचर्ड यानी लारा के पिता को उन्होंने पकड़ लिया था, लेकिन जब उसने उनकी बात नहीं मानी तो उसे मारना पड़ा। ये सुनकर लारा का दिल टूट गया। बाहर निकली तो देखा वहां के कर्मचारी पहाड़ को बम से उड़ा रहे थे। लारा को बांधकर कहीं और ले जाया जा रहा था और रास्ते में उसने देखा कि लू को भी पकड़ लिया गया है। लू से जबरदस्ती मजदूरी पाई जा रही थी। फिर मैथियस ने सभी को आगे चलने का आदेश दिया। लारा ने लू को बताया कि मैथियस ने उसके पिता को मार दिया और फिर लू को भी पता चला कि उसके पिता को भी इसी मिशन में मार दिया गया था। मैथियस को रिचर्ड की डायरी से हिमिको की कब्र की एंट्रेंस मिल गई थी। अब सभी लोग, कैदी, मजदूर, यहाँ तक कि लारा और लू भी उस रास्ते को साफ करने लगे। एक बूढ़ा आदमी कमजोरी से गिर गया। एक गार्ड ने उस पर चिल्लाकर कहा, उठ और काम कर। लारा और लू ने उस बूढ़े की तरफदारी की और गार्ड से भिड़ गए। तभी मैथियस आ गया और उसने बूढ़े को गोली मार दी। गुस्से में लू ने पास रखी एक कुदाल उठाकर गार्ड की ओर फेंकी ताकि लारा को भागने का मौका मिल जाए। लारा भागी, लेकिन एक आदमी उस पर गोली चलाने ही वाला था कि लू ने उसे रोक लिया। फिर लू भी पीछे दौड़ा, लेकिन मैथियस ने उसकी बाजू में गोली मार दी। लारा पहाड़ पर चढ़ गई। एक पेड़ गिरा हुआ था, उसी पर चढ़कर वो पार जाने लगी, लेकिन गोलीबारी की वजह से वो नदी में गिर गई। लारा बहती हुई एक झरने के पास पहुंची। वहां उसे एक क्रैश हुआ पुराना प्लेन दिखा। लारा उसके एक पंख से लटककर ऊपर चढ़ी, लेकिन जैसे ही वो चढ़ी प्लेन टूटने लगा। लारा तेजी से प्लेन के अंदर के हिस्से में भागी और आखिरी पलों में वो प्लेन के ढांचे में कूद गई। पूरा प्लेन टूटकर दो पहाड़ियों के बीच अटक गया। किस्मत से वहां लारा को एक पुराना पैराशूट मिल गया। जैसे ही वो नीचे गिरी, पैराशूट खोल लिया, लेकिन फिर भी लारा जंगल में जोर से गिरी। एक पेड़ की नुकीली टहनी उसके पेट में घुस गई। दर्द से चीखते हुए उसने लकड़ी निकाली और पास की एक गुफा में रात बिताने का फैसला किया। रात को कुछ आवाजें आईं तो वह बाहर निकली। तभी रॉकेट नाम का एक आदमी मैथियस के गिरोह से आया और लारा को पकड़ लिया। लारा ने खुद को छुड़ाने के लिए उसकी बाजू पर काट खाया। उसने पूरी ताकत से उससे लड़ाई की, लेकिन रॉकेट ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसका दम घुटने लगा। और तभी लारा ने एक पत्थर उठाया और उसके सिर पर दे मारा। फिर लारा ने उसे खींचकर उसके मुंह को कीचड़ में दबा दिया ताकि वो सांस ना ले सके, और कुछ ही पल में रॉकेट मर गया। लारा सदमे में थी। उसने अभी किसी की जान ले ली थी। वो अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन तभी उसे अंधेरे में किसी की परछाई नजर आई। बिना सोचे समझे वो उसका पीछा करने लगी। उसने देखा कि वो शख्स एक पहाड़ी पर चढ़ रहा है। जैसे ही लारा पास पहुंची, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उसके पिता थे, रिचर्ड क्रॉफ्ट। लारा को देखकर रिचर्ड की आंखें भर आईं। वो लारा को गले लगा लेता है और कांपती आवाज में पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरी बच्ची? लारा घायल थी। रिचर्ड ने उसके जख्मों पर पट्टी बांधी और उसे आराम करने को कहा। अगले दिन वर्कर्स ने हिमिको की कब्र का रास्ता साफ कर दिया। मैथियस ने किसी को सैटेलाइट फोन से खबर दी। अगली सुबह रिचर्ड ने बताया कि मैथियस ट्रिनिटी नामक एक खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है और उसे हिमिको की कब्र तक किसी भी कीमत पर नहीं पहुंचने देना है। क्या तुमने मेरी सारी रिसर्च जला दी? रिचर्ड ने पूछा। लारा ने जवाब दिया, नहीं, अगर मैं जला देती तो कभी आप तक नहीं पहुंच पाती। ये सुनते ही रिचर्ड घबरा गया। मतलब अब सब कुछ मैथियस के पास है? वो गुस्से से कांप उठा। लारा, ये कोई खेल नहीं है। अगर हिमिको की कब्र खुल गई तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन अब लारा ने फैसला कर लिया था, हम मैथियस का सैटेलाइट फोन चुराकर यहाँ से निकल सकते हैं। अकेले इतने सारे गार्ड से नहीं लड़ सकते। उसने वहां रखी हुई एक धनुष और तीर उठाया और छुपते छुपाते मैथियस के कैंप की तरफ निकल पड़ी। किसी तरह वो मैथियस के टेंट तक पहुंची। तभी मैथियस खुद भी वहां आ गया। लारा को छुपना पड़ा। मैथियस को फोन पर एक मैसेज मिला, उसका बॉस जल्द ही आइलैंड पर पहुंचने वाला है, लेकिन एंट्रेंस को खोलने वाले कोड्स अब भी नहीं मिले थे। जैसे ही मैथियस बाहर गया, लारा निकली। उसे लू दिखा, जिसने एक गार्ड को मारकर बाकी वर्कर्स को हथियार जमा करने को कहा। लारा ने कहा, तुम लोग सब कुछ संभालो, मैं फोन चुराती हूँ। मैथियस जैसे ही टेंट से बाहर निकला, लारा तेजी से अंदर भागी और सैटेलाइट फोन चुरा लिया। लेकिन तभी उसने देखा रिचर्ड कब्र की तरफ जा रहा था। मैथियस ने भी उसे देख लिया और अगले ही पल उसे पकड़ लिया। वो रिचर्ड को टॉर्चर करने लगा। रिचर्ड ने कहा, अगर तुमने ये कब्र खोली तो तुम्हारा परिवार बचेगा नहीं। मैथियस समझ गया कि रिचर्ड आसानी से रास्ता नहीं बताएगा। उसने अपने गार्ड को आदेश दिया, गोली मार दो। लेकिन तभी लारा ने गार्ड को शूट कर दिया। अब वो मैथियस पर निशाना ताने खड़ी थी, लेकिन मैथियस ने पहले ही अपनी बंदूक रिचर्ड की ओर कर रखी थी। मैथियस ने मुस्कुराते हुए कहा, लारा, क्यों ना तुम अपने पिता को समझाओ कि ये टूम्ब खोलने दो। लारा ने अपने पिता की ओर देखा। अब वो अपने पिता को खोना नहीं चाहती थी। लारा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानती हूँ टूम्ब को कैसे खोलना है। जैसे उसने पहले उस पुरानी पहेली को सुलझाया था। वो दरवाजे पर गई, पहियों को घुमाया और कुछ ही पलों में वो दरवाजा जोर की आवाज के साथ नीचे गिर पड़ा। अब लारा, रिचर्ड, मैथियस और बाकी सभी उसकी टीम के साथ उस रहस्यमयी टूम्ब के भीतर जा चुके थे। भीतर घुसते ही अचानक लारा का पैर एक छिपे हुए टिगर पर पड़ा। जमीन से एक भाला निकला और एक गार्ड को ही खत्म कर दिया। सबका चेहरा सफेद पड़ गया। फिर वे पहुंचे एक अंधेरे गड्ढे तक, जहां चारों ओर सिर्फ इंसानी हड्डियां बिखरी थी। वे धीरे धीरे एक सीढ़ी के सहारे दूसरी ओर बढ़े।
लेकिन तभी एक और गार्ड की गलती से एक दूसरा टिगर दब गया। लोहे के भारी गोल दरवाजे बंद हो गए। सब अंदर फंस चुके थे और अब फर्श भी दरकने लगा। लारा ने देखा कि बाहर एक गार्ड अभी भी बचा है। उसने तेजी से दीवार पर बने व्हील की तरफ देखा। वो उन्हें चाबी की तरह घुमाने लगी, लेकिन तभी फर्श उसके पैरों के नीचे से टूट गया। वो किसी तरह दरवाजे से लटक गई और याद आया उस पहली पहेली में रंगों का मेल जरूरी था। लारा ने येलो और रेड व्हील को मिलाया और हरे रंग की लाइट जल उठी। दरवाजा खुल गया। सामने टूटी फूटी कब्रें थी, हिमिको की दासियों की। वे मौत के बाद भी हिमिको की सेवा में थी। अब वे सभी हिमिको की असली कब्र तक पहुंच चुके थे। रिचर्ड ने मैथियस को रोका। इस कब्र को खोलना बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन मैथियस ने बात नहीं मानी। गार्ड्स ने ताबूत खोला। अंदर हिमिको की लाश थी। एक पल को सब शांत हुआ और फिर हिमिको ने अपनी सूनी आंखें खोल दी। उसका शरीर काला पड़ने लगा, जैसे सड़ रहा हो। लारा ने फौरन ध्यान दिया। चित्रों में हिमिको को राक्षस की तरह नहीं दिखाया गया था, बल्कि बलिदान देने वाली रानी के रूप में। उसे वो पुरानी पहेली याद आई। जिंदगी वापस लाने के लिए हिमिको को मरना पड़ा। लारा चीखी, कोई भी हिमिको को मत छूना, लेकिन देर हो चुकी थी। एक गार्ड ने जैसे ही हिमिको को हाथ लगाया, उसका हाथ काला पड़ गया। मांस गलने लगा। वो गार्ड तड़पते हुए जमीन पर गिरा और फिर गोलियां चल गईं। एक और गार्ड मारा गया। मैथियस ने खुद ही तीसरे गार्ड को भी गोली मार दी ताकि बीमारी ना फैले, पर वो हिमिको की एक उंगली काटकर अपने बॉस के पास ले जाना चाहता था। लारा ने कुल्हाड़ी उठाई और आखिरी गार्ड पर टूट पड़ी। रिचर्ड ने भी बंदूक उठाई और मैथियस की टांग में गोली मार दी। एक घायल गार्ड ने लारा का पीछा किया, लेकिन लारा अब पीछे हटने वाली नहीं थी। मैथियस ने रिचर्ड से कहा, भागो, घर जाओ। लेकिन रिचर्ड ने नजरें उठाई और गंभीरता से कहा, मैं हिमिको की उंगली इस आइलैंड से बाहर नहीं जाने दूंगा। अगर वो वायरस बाहर गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। मैथियस ने रिचर्ड पर गोलियां चला दी। तभी पीछे से एक संक्रमित गार्ड उठ खड़ा हुआ। उसने रिचर्ड पर हमला कर दिया। रिचर्ड ने जैसे तैसे उसे मार गिराया, पर देर हो चुकी थी। गार्ड उसे छू चुका था। अब वायरस उसके अंदर था। रिचर्ड ने अपनी बाजू कसकर बांध ली ताकि बीमारी कुछ देर तक रुकी रहे। उधर लारा छिपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका पैर एक हड्डी पर पड़ा। आवाज हुई। गार्ड को पता चल गया। दोनों का वजन इतना हुआ कि कब्र टूट गई और वो नीचे एक अंधेरे कमरे में गिर पड़े। नीचे लारा की नजर एक ट्रिगर पर पड़ी। वो तुरंत उस पर चढ़ गई। ऊपर से नुकीली लकड़ियां बरसने लगी। एक गार्ड के शरीर को चीरती हुई उतर गई। वो वहीं ढेर हो गया। लारा वापस हिमिको की टोम तक पहुंची, लेकिन रिचर्ड ने उसे दूर रहने को कहा। अपने पिता को मरते देख लारा की आंखें भर आईं, पर रिचर्ड अब तैयार था। उसने कहा, मैथियस को रोकना, बाकी मैं संभाल लूंगा। इधर मैथियस हड्डियों की खाई पार कर रहा था। लारा तेजी से एक छलांग में दूसरी तरफ पहुंची। उसने मैथियस को रोका और उसे जमीन पर पटक दिया। फिर एक जोरदार लड़ाई शुरू हुई। दोनों ने एक दूसरे को बेरहमी से मारने लगे। मैथियस ने कुल्हाड़ी उठाई और लारा को जमीन पर गिराकर उसकी गर्दन दबा दी। उसी पल भीतर से धमाके की आवाज आई। रिचर्ड ने टोम को उड़ा दिया। धमाके से मैथियस का ध्यान भटका। लारा ने तुरंत हिमिको की उंगली वाला बैग उसके मुंह में डाल दिया और फिर जोर लगाकर उसे खाई में धक्का दे दिया। मैथियस वायरस के साथ वही खत्म हो गया। अब चारों ओर पत्थर गिरने लगे। मंदिर टूट रहा था। लारा किसी तरह दीवार पकड़कर ऊपर चढ़ने लगी। जैसे ही वो ऊपर पहुंची, लू ने हाथ बढ़ाया और उसे बाहर खींच लिया। अंत में लारा कागजों पर दस्तखत करती है। अब वो रिचर्ड की कंपनी की कानूनी मालिक बन चुकी थी। मूवी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कैसे धरती धीरे धीरे मर रही है, तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करिए।